नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई है, तो उधर फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रवैया अपनाया है। आपको पता ही है, केंद्र सरकार के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान को भी नोटिस जारी हो चुका है। इसके अलावा चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी कर मामले में सवाल जवाब किया गया है। कोर्ट ने जवाब देने के लिए सभी पक्षों को 4 हफ्ते का वक्त दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता भट्टलाल जैन के वकील की ओर से कहा गया कि चुनाव से पहले सरकार की ओर से नकदी बांटने से ज्यादा क्रूर और कुछ नहीं हो सकता। ऐसा हर बार हो रहा है। इसका बोझ आखिरकार करदाताओं पर ही पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा, जैन साहब ने कहा कि दोनों राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री आचार संहिता लगने से पहले एक के बाद एक फ्रीबीज की घोषणाएं यानी कि मुफ्त की घोषणा कर रहे हैं। इनसे सरकारी खजाने पर हजारों करोड़ का बोझ पड़ेगा। चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं का खर्च आखिरकार आम आदमी को ही उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि आरबीआई की 31 मार्च 2023 तक की रिपोर्ट में यह सामने आया है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य टैक्स की कमाई का कुल 35% तक का हिस्सा फ्री की योजनाओं में खर्च कर रहे हैं। पंजाब 35.4%, मध्य प्रदेश में यह हिस्सेदारी 28.8% है, राजस्थान में 8, तमाम सारी चीजें हैं, कई सारे राज्य हैं, वो आंकड़े आपको बताएंगे। लेकिन जो कंटेंट है वो ये है कि फ्रीबीज की जो घोषणा है यानी कि चुनाव के दौरान जो मुफ्त की घोषणा है उनके बारे में क्या कहा जाए। बीएल जैन सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ही ये पिटीशन लगाई है। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि जनता से जुड़ा हुआ मामला है, पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, इन तमाम राज्यों के करदाता मतदाताओं से जुड़ा हुआ मामला है। और अगर जैन साहब ने वाकई ये अलख जगाया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सीधे चलेंगे बीएल जैन साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए। जैन साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जैन साहब, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आपकी आवाज मेरे पास पहुंच रही है। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ज्यादातर क्योंकि अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सबसे पहले उन्होंने ये पिटीशन लगाई थी। लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के राज्य एक के बाद एक घोषणाएं कर रहे हैं कि तुम ये ले लो, तुम हमारे लाडली बहना, तुम हमारे फलाने भैया, तुम हमारे भांजे, स्कूटी भी ले लो, चप्पल भी ले लो, छाता भी ले लो, पैसे भी ले जाओ, हम आपके नगद अकाउंट में पैसे भी डाल देते हैं। इससे पूरे देश की व्यवस्था चरमरा रही है, राज्यों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है। लेकिन शायद देश के लोगों को यह नहीं पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस इश्यू किया है मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, चुनाव आयोग को, वो आपके द्वारा लगाई गई याचिका पर इश्यू किया है। एक बड़ा कदम आपने उठाया। स्वाभाविक तौर पर इसको लेकर आपके ऊपर दबाव भी होंगे क्योंकि आजकल तो हर चीज में राजनीति होती है, तमाम सारे आंकड़े हैं। सबसे पहले मैं जैन साहब ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या सोचकर आपने ये याचिका लगाई, क्योंकि पहले शायद हाई कोर्ट में लगाई होगी, हाई कोर्ट ने इसमें कुछ नहीं कहा होगा, फिर आप सुप्रीम कोर्ट गए होंगे। जरा बताएं कि आपके मन में ऐसा क्या था कि अगर ये फ्री की घोषणाएं नेता लोग कर रहे हैं अपनी नेतागिरी चलाने के लिए, तो इसके पीछे का कारण क्या है, आपके मन में क्या आया? मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 6 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अपना चुनावी लाभ लेने के लिए मनमाने तरीके से जो घोषणाएं करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं पिछले 6 वर्षों से इस केस की तैयारी कर रहा था। मैंने कलेक्टर बड़वानी और मध्य प्रदेश शासन से इस बात की जानकारी मांगी कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2005 से लेकर अभी तक कितनी घोषणाएं की है सार्वजनिक मंचों के माध्यम से, और उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश शासन को बार बार आरटीआई में जानकारी मांगने के बाद मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। जैसा कि शासन का रवैया होता है, शासन अपने पसंद की जानकारी देता है और नापसंद की जानकारी देना पसंद नहीं करता है। जी। पर मुझे कलेक्टर बड़वानी द्वारा जानकारी दी गई
कि इस दरमियान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बड़वानी जिले में आए तो उन्होंने इतनी सारी घोषणाएं की और इतनी पूरी हुई और इतनी पूरी नहीं हुई। जी। मैं ये जानना चाहता था कि ये जितनी घोषणाएं करते हैं क्या वे पूरी हो पाती है? लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की, कई घोषणाएं तो ऐसी है जिनका 10 साल, 12 साल, 15 साल तक क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसी घोषणाएं करने का क्या फायदा, जो आप घोषणाएं करते हैं उसका लाभ जनता को नहीं मिलता है। बस उस दिन से मेरे मन में जिज्ञासा थी कि मुझे इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए। लगातार मैं अखबारों की कटिंगें और अन्य सोर्स से अपनी जानकारियां एकत्रित करता रहा। जो आर्टिकल छपते थे फ्रीबीज के मामले में उनको एकत्रित करते रहा और मैंने इस बीच मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय से फिर जानकारियां मांगी कि मुख्यमंत्री जो घोषणाएं करते हैं, संविधान के ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उन्हें घोषणाएं करने का अधिकार हो। तो मुझे सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी घोषणाएं करते हैं वे अपने विवेक से जनहित में करते हैं। मेरा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री हो या देश का एक आम नागरिक हो, उसे संविधान के एक दायरे में काम करना होता है। और जहां तक मैंने अध्ययन किया, जहां तक मैंने जो वकील लोग हैं इनसे जानकारी ली, तो विवेक का अधिकार संविधान में किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को अलग से नहीं दिया गया है। जी। तो मेरे मन में ये सवाल हुआ कि जो घोषणाएं आप करते हैं तो वो आप कैसे करते हैं। मैंने लॉ डिपार्टमेंट से जब जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा कि ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय देगा। मुख्यमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी तो उन्होंने कहा सामान्य प्रशासन विभाग देगा। कोई जानकारी देने को तैयार नहीं। और जब ये जानकारी आई तो मुझे ऐसा लगा कि इनको संविधान में ऐसे कोई अधिकार प्रदत्त नहीं है कि जिसके तहत ये घोषणाएं कर सकते हों। तो मैंने इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दाखिल की मई महीने में, और मैंने हाईकोर्ट से कहा कि इन्हें संवैधानिक ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि इस प्रकार की घोषणाएं कर सकें। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी तक लगभग 22,000 घोषणाएं पिछले 18-20 सालों के उनके कार्यकाल के दौरान कर चुके हैं। तो ये किस आधार पर घोषणाएं कर सकते हैं? अच्छा, 22,000 घोषणा अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कर चुके हैं तो क्या ये घोषणाएं पूरी हो चुकी? क्योंकि घोषणा तो राजनेता और सरकार करते हैं, वो पूरी हुई नहीं हुई ये बड़ा सवाल है। नहीं, बहुत सारी घोषणाएं आज भी अधूरी है। आज भी अधूरी है, बहुत सारी घोषणाएं पूरी नहीं हुई है। तो जब मैंने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाया तो हाईकोर्ट के जस्टिस जो हमारे केस को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि आपने जो भी पिटीशन हमारे सामने फाइल की है उस पिटीशन में आप पेपर कटिंग्स के आधार पर हमारे पास आए हैं और पेपर कटिंग्स कोई एविडेंस को हम नहीं मानते हैं, इसलिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट हो तो उन्होंने हमें लिबर्टी दी कि आप दोबारा पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मैंने इस बीच और मेहनत की। बड़वानी कलेक्टर द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई थी वो लगाई, मुख्यमंत्री द्वारा जो मुख्यमंत्री कार्यालय से मुझे आरटीआई में जो जानकारियां मिली थी वो लगाई और कहा कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से घोषणाएं करते हैं और ये जो घोषणाएं करते हैं इनको इस प्रकार का कोई अधिकार मेरे नजरों में नहीं है। तो दोबारा संयोग से जब मेरी पिटीशन सुनवाई पे आई तो माननीय उच्च न्यायालय ने फिर मेरी याचिका को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि नहीं, ये याचिका चलने योग्य नहीं है, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां अपनी बात रख सकते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि माननीय उच्च न्यायालय ने आपकी याचिका को डिसमिस कर दिया और कह दिया कि आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के साथ साथ चुनाव आयोग को नोटिस इशू कर दिया। जैसा अब एक बात पूछना चाहता हूं क्योंकि आपकी जो पिटीशन है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं। उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश का वित्त जो वित्त वर्ष है 2023-24 का वार्षिक बजट है वो 3,14,000 करोड़ रुपए का था, जबकि 31 मार्च 2023 तक मध्य प्रदेश शासन पर 3,78,616 करोड़ का कर्ज हो गया। चालू वित्त वर्ष में अभी तक 7,500 करोड़ रुपए का सरकार कर्ज उठा चुकी है। प्रदेश सरकार के वार्षिक बजट की जो संपूर्ण राशि है, मतलब जो पूरे बजट की जो संपूर्ण राशि है, अगर उससे कर्ज चुका दिया जाए तो भी बजट के 20% यानी कि 20% से अधिक राशि का भुगतान शासन को करना होगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि बजट का 82%, पूरे बजट का 82% राशि केवल वेतन,
पेंशन और ब्याज चुकाने में खर्च हो जाता है। जन कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ 18% राशि बचती है और सरकार बार बार कर्ज उठाती है। यह कितनी महत्वपूर्ण बात है। आप राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम में उलझे हुए हैं, लेकिन शायद प्रदेश के लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी आर्थिक स्थिति खोखली हो चुकी है। वो पल भर के लिए इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं कि उनके अकाउंट में 1500, 1250, 3000 आएंगे। वो इस बात के लिए खुश हो जाते हैं कि उनको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन आपके प्रदेश गर्त में जा रहे हैं। आपके प्रदेशों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। और पुरानी कहावत है कि खर्चा रुपया, कमाई अठन्नी और खर्चा रुपया। जैन साहब, कितना बड़ा संकट है ये प्रदेशों के लिए। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें जरूर कोई कदम उठाएगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर केवल बीएल जैन नहीं, पूरे देश की जनता चिंतित है कि एक आम करदाता बड़ी मेहनत से अपने टैक्स की अदायगी करता है। मेरा ऐसा मानना है कि एक 200 रोज की मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ टैक्स सरकार को देता है। यहां से लेकर अंबानी तक हर व्यक्ति सरकार को टैक्स पे करता है, किंतु उसके मन में पीड़ा ये होती है कि मेरे द्वारा जो टैक्स चुकाया जा रहा है, ईमानदारी से कर का भुगतान किया जा रहा है, क्या उसका सदुपयोग हो रहा है? तो मुझे लगता है कि आम आदमी के मन में एक ही पीड़ा है कि मेरे द्वारा ईमानदारी से चुकाए गए कर का ईमानदारी से उपयोग नहीं हो रहा है। उसके मन में कुंठा थी, एक लड़ने का जज्बा था। पर आप जैसा जानते हैं कि आज किसी शासन या प्रशासन से लड़ना बहुत दूभर और कठिन काम होता है। मैं आपको मन की बात बताऊं कि इस केस को लेकर मैंने कई सीनियर एडवोकेट से भी बात की कि मुझे ये पिटीशन लगाना है, मैं इस केस को लड़ना चाहता हूं, जो भी आपकी फीस होगी मुझे अदा करना है। किंतु मन की बात आपको बताऊं कि कई लोगों ने मुझे ये कहा कि जैन साहब आप इस मुद्दे को लड़ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग एक अच्छे मुद्दे को अच्छे तरीके से देश के हित में रख सकते हैं, वो भी चिंतित थे, उनमें भी भय था, उनमें भी डर था। पर मेरे मन में एक जज्बा था कि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर बैठा हूं, मुझे जीवन के उत्तरार्ध में देश के नागरिक के लिए लड़ना चाहिए। इसके परिणाम शुभ हो अशुभ हो, इसकी मेरे मन में कोई चिंता नहीं है। जैन साहब, क्योंकि आपने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले बड़वानी के सेंधमा के रहने वाले हैं और एक बड़ी लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। और इस लड़ाई में आपने कई सारे जिलों के कलेक्टर, शासन, प्रशासन से जानकारी भी मांगी होगी। आपको धमकी, आपको खतरा, आपको कुछ परेशानी महसूस हुई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टी को, प्रशासन को, सरकार को इस तरह की चीजें नंगा करती, उनकी असलियत बताती। मैं आपको बताना चाहूं कि इस मामले में मुझे आज दिनांक तक भी किसी प्रकार की कोई धौंस नहीं मिली, किसी प्रकार से मुझे धमकी नहीं मिली, किसी प्रकार से मुझे डराया नहीं गया, धमकाया नहीं गया। या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी होने के बाद में एक आम नागरिक ने जिस तरह से मुझे बधाई दी, जिस तरह से मुझे दिल से दुआएं दी, तो मुझे ऐसा लगा कि देश की हर जनता, हर नागरिक इस बात को लेकर कहना चाहता था, किंतु उसको जुबान या उसको मौका मैंने दिया है। ये बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, अच्छी बात है कि क्योंकि सरकारें भी परेशान हो चुकी हैं, तमाम अधिकारी भी परेशान हो चुके हैं। कई राजनेताओं से बंद कमरे में बात होती है तो वो कहते हैं कि भाई क्या करें यार, अब जनता को यही चाहिए, इसी पर सरकार बन रही है, इसी पर सरकार गिर रही है। कभी 5 गारंटी, कभी 7 गारंटी, कभी संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र शुरू से ये चलता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आपको यह अधिकार किसने दिया? जैसा कि जैन साहब बता रहे हैं कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री मंच पर खड़ा हो जाएगा और मंच पर खड़ा होकर वो रेवड़ियां बांटने लगेगा। 140 करोड़ से ज्यादा की इस देश में आबादी है और टैक्स कितने लोग भरते हैं? मुट्ठी भर लोग टैक्स भरते हैं। और वो टैक्स भरने वाले जो मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं पर आकर जो है सारी परेशानी होती है। एक तो अपनी तनख्वाह का कोई 10%, 20%, 30% टैक्स भर रहा है, उद्योगपति, व्यापारी टैक्स भर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो कर्मचारी जो अपनी सैलरी से, अपनी तनख्वाह से टैक्स भर रहा है, जब वो अपने बच्चे की फीस भरता है, वो पानी की बोतल भी खरीदता तो उसे 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। वो खाने की भी कोई चीज खरीदेगा, वो अगर आटा, दाल, रोटी, सब्जी भी खरीदेगा तो भी उसे 18% जीएसटी पे करना पड़ता है। यानी कि 20%, 30% तो आपका टैक्स में कट गया।
और बाकी जी। का आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, आप बच्चे की फीस भर रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, स्कूटर खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, आपको उसमें जीएसटी पे कर रहे हैं। आप 50% से ज्यादा, आप 50% से ज्यादा टैक्स भरने वाले लोग, टैक्स जो जो नौकरी पेशा लोग हैं, वो 50% से ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। और 50%, 60% जो टैक्स भर रहा है आदमी, चाहे वो जीएसटी हो या इनकम टैक्स हो, वो अपनी मेहनत, खून पसीने की कमाई जो ला रहा है, वो 40, 35, 30, 40% उसके हाथ में आ रही है। आप कल्पना कीजिए, जी 140 करोड़ की आबादी और टैक्स पेयर कितने हैं? 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ जी के आसपास। कल्पना जी कर सकते हैं इस देश की। और उसके बाद नेता जाता है अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए मंच पर खड़ा होता है और ज्ञान देना शुरू कर देता है कि मैं आपको यह फ्री दूंगा, मैं आपको यह फ्री दूंगा। सामाजिक सरोकार की योजनाएं जरूरी हैं, गरीब आदमी के घर पर रोटी होनी चाहिए। लेकिन आप अगर मध्य प्रदेश के 5.5 करोड़ मतदाताओं में से 1.25 करोड़ महिलाओं को बिना देखे कि वो सक्षम है या नहीं है, आपने ऐसी कौन सी गणना कराई है? आपने ऐसी कौन सी जानकारी हासिल की है? अगर इस देश में 1.25 करोड़ महिलाएं, 1.25 करोड़ महिलाओं के पास पैसा नहीं है और 1250 रुपए देके आप मजबूत कर रहे हैं, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस प्रदेश को, कि इतने सालों से, आजादी के बाद से इतने सालों से सरकारें चल रही हैं और वो सक्षम नहीं बना पाए उनको आप, और फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं आप। क्या कहना है जैन साहब आपका? जी मेरा ये कहना है साहब कि हमारे यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं संविधान या कानून के तहत गवर्न होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन हो या केंद्र सरकार हो, वो वित्त वर्ष के पहले एक बजट बनाती है कि हमें 1 किलोमीटर सड़क भी बनाना है, तो हमारे यहाँ के अधिकारियों ने इस बात को जस्टिफाई किया है कि 1 किलोमीटर सड़क बनना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास फंड कहाँ से आएगा। जी, यानी 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए भी मध्य प्रदेश शासन की मशीनरी तय करती है कि ये सड़क बनाना अनिवार्य है, यहाँ पेयजल पहुंचाना अनिवार्य है, और उसकी बजट में व्यवस्था कहाँ से होगी, और इसको मिला करके इस बजट की तैयारी करके विधानसभा में रखा जाता है। वहाँ के सारे मेंबर्स डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में इस प्रस्ताव को पास करके राज्यपाल की सहमति के लिए भेजा जाने के बाद में वो कानून बनता है, और उसके बाद में जो भी व्यवस्थाएं होती है वो पूरी होती है। जी, अब मुझे ये कहना है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच पे जाते हैं, उसकी पार्टी के 4 कार्यकर्ता खड़े होकर कहते हैं कि इसको जिला बना दीजिए, वो कहता है इसको तहसील बना दीजिए, उसने कहा कि यहाँ पर ये पानी की टंकी बनवा दीजिए। मुख्यमंत्री चाहे राजस्थान के हो, मुख्य या मध्य प्रदेश के हो या कहीं के भी हो, वो तत्काल नहीं जैन घोषणा कर साहब, देते हैं कि ये मेरा जिला कहना बना है दीजिए। कि, मेरा ये कहना है जैन साहब के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अलग है, आप स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, पानी की टंकी बनाइए, लेकिन जो अकाउंट में पैसे डालने की आदत इस देश के राजनेता, इस देश की सरकारें, इस देश के लोगों को लगा रही हैं, आम आदमी को लगा रही हैं, मतदाताओं को लगा रही हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे डाले जाएंगे, आपके अकाउंट में इतने पैसे डाले जाएंगे, यह कितना खतरनाक है और कितना गलत है? संविधान क्या कहता है? संविधान तो यही कहता है कि इस प्रकार से अगर पैसा बांटा जाता है तो रिश्वत की गिनती में आता है। वो जी, संविधान यही कहता है कि यह एक्चुअली पैसा जो दिया जा रहा है ये रिश्वत की गिनती का है, ये ऐसा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि आप नगद लाभ किस आधार पर दे रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि 1.25 करोड़ महिलाओं को दिया गया, तो 1.25 करोड़ महिलाओं में किनको आवश्यकता है, नहीं है, इसका आपने सर्वे तो कराया नहीं। अब जिसको जरूरत नहीं है उसको भी डाल दिया, और जिसको जरूरत है। और मुझे ये बताइए कि 1250 रुपए में क्या किसी महिला का जीवन चल सकता है? यदि इसके बजाय आप आज हमारे बड़वानी जिले की मैं बात नहीं नहीं, और करूं, प्रियंका गांधी तो आई, उन्होंने कहा कि, प्रियंका गांधी ने भी एक सभा में कहा कि 500 से लेकर 1500 बच्चों को देंगे हम, हर महीने देंगे आप। इस देश के बजट हमारा की यही स्थिति, कहना प्रदेश के है। बजट की स्थिति क्या होगी भाई? तो इनसे यही तो हमारा सवाल है कि ये फंड लाएंगे कहां से आप? अभी अभी हमारे देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी ने भी जिस दिन इलेक्शन की घोषणा की, उस दिन उन्होंने यही कहा कि कोई भी नेता आता है, 5 साल तक राज करता है, वो बताता नहीं है कि मुझे ये काम करना है, महीने 15 दिन पहले घोषणाएं करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपको ये बताना चाहिए कि मतदाता को इस बात का अधिकार है, वो पूछे कि ये आप इसके लिए फंड कहां से लाएंगे। फंड इनके पास है नहीं। हमारे मुख्यमंत्री बोलते हैं मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और हर महीने हजारों करोड़ रुपए का कर्ज ले रहे हैं। तो इसको कमी बोलेंगे या कर्ज बोलेंगे? ये किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही है? अगर इस तरह से व्यवस्थाएं चलती रही तो किसी दिन हमारे प्रदेश, हमारा देश भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह दिवालिया हो जाएगा। आज हालात यह है साहब कि हमारे मध्य प्रदेश की कई संपत्तियां गिरवी रख दी गई है। गिरवी रखने का मतलब यह होता है कि आज हम दिवालिया होने के कगार पे आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, और इस पर हमारे देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है, और वहां से कुछ गाइडलाइन इस प्रकार की बनेगी
कि जैन जिससे साहब आम चूंकि करदाता फ्रीबीज के को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले भी सुनवाई हो चुकी है, फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बना दी है और चूंकि जी आपकी पिटीशन पर नोटिस भी इशू कर दिए, 4 हफ्ते का समय दिया है, जी तब तक तो चुनाव जी भी निकल जाएंगे। क्या माना जाए कि जी चुनाव से पहले, मतदान से पहले कुछ संकेत सुप्रीम कोर्ट दे सकता है? क्या हो सकता है कि जो जितनी भी घोषणा की गई है, आपने जिन्हें उठाया है, उन सभी को समिति में भेज दिया जाए और फिलहाल रोक लगा दी जाए? ये इसलिए संभव नहीं है कि उन्होंने जब 4 हफ्ते का समय दिया है, तो मुझे लगता है कि 24 नवंबर के बाद इसकी सुनवाई होगी, जब तक इलेक्शन हो जाएंगे। जी। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को सुनेगा, तब तक इलेक्शन हो चुके होंगे। पर कोई बात नहीं, आज नहीं अगर इस पर रोक लगाई या आज इस पर निर्णय नहीं हुआ, किंतु भविष्य के लिए ये जो गाइडलाइन बनेगी हमारे पूरे देश पर लागू होगी और आज नहीं तो कल हमारे देश के करदाता के हितों का संरक्षण होगा। आपने एक बड़ी लकीर ऐसा मैं खींचने मानता की कोशिश की है जैन साहब, आपको बधाई हम देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि सरकार अगर इस तरह की घोषणाएं करती है, फ्रीबीज की घोषणाएं करती हैं, तो अंत्योदय के लिए जरूरी है, गरीब लोगों के लिए जरूरी है। लेकिन सबसे पहले सरकार गरीबों का आंकड़ा तो जुटा ले, जरा ये तो पता कर ले कि किसके घर में चूल्हे में रोटी बन रही है कि नहीं बन रही है, या उसने एक बड़ी आबादी अपने राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखा, उसने कहा कि इतनी महिलाएं हमें वोट डालेंगी, हम इनके लिए घोषणा देते हैं, इनके अकाउंट में पैसे देते हैं, या उसने देखा कि ये समाज के लोग हैं, हम इन समाज के लोगों के लिए ये घोषणा कर देते हैं, फ्रीबीज की कर देते हैं, तो हमें यहां से इतनी महिलाएं मिल गई, हमारे यहां से इस जाति के वोट मिल गए, वहां से हमको ये मिल गया और हमारा काम बन गया, हमारी सरकार बन गई। इसे बंद कीजिए साहब, बर्बाद मत कीजिए, इस देश के युवाओं को बर्बाद मत कीजिए, इस देश की व्यवस्थाओं को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपको कोसें। अंत्योदय की गिनती कीजिए, उन्हें चिन्हित कीजिए और उनको लेकर सपोर्ट कीजिए, घोषणा कीजिए, लेकिन रेवड़ी मत बांटिए फ्रीबीज की। किस लिए? सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। जैन साहब, आपने बहुत बड़ी लकीर खींची है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। फिलहाल मुद्दे की बात में आप हमारे साथ रहे, तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे को, एक महत्वपूर्ण विषय को हमने उठाया जो कि जनता के लिए जरूरी था। फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कि मनोज मन्नू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।